वेलकम बैक अमृत की पाठशाला। तो आज का ये वीडियो जो है ये एक पॉलिटी का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है एक पॉलिटी का टॉपिक है और वो टॉपिक कौन सा है, तो वो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आज के इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि ये क्या है, कैसे हम लागू किया जाता है, क्या क्या इसमें है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संविधान के पार्ट 4 में, जो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, उस 22 पार्ट में से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये क्या है? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पार्ट 4 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल और 51A में आता है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। 51A में आता है फंडामेंटल ड्यूटी और 36 से 51 तक क्या है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और 51A में फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये पार्ट 4 36 से 51 लिया कहाँ से गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है बोरो किया गया है। तो एग्जाम में आ जाए कि कहाँ से बोरो किया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में डिस्क्राइब किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। हम देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या 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 है, इसके गुण है क्या क्या, क्वालिटी आखिर ये है क्या। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह के कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पूरा विस्तार तरीके से, विस्तृत रूप से इकोनॉमिक, वित्तीय, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक प्रोग्राम है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पूरा विस्तृत जो है इनकी इकोनॉमिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे प्रोग्राम्स है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोग्राम्स है जो जिससे क्या होता है एक मॉडर्न, एक आधुनिक डेमोक्रेटिक स्टेट का स्थापना किया जाता है। और एक पार्ट 4 के अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यपालिका और वैधानिक मतलब लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव मतलब हो गया वैधानिक और एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया कार्यपालिका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैधानिक और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जितना भी लोकल बॉडीज है वो सब क्या होता है? वो स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट का मतलब ये होता है। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है उनमें जो पॉलिसीज़ है, मतलब ये जो है इसमें क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में एक पूरा विस्तृत रूप से इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिससे एक आधुनिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जा सके। तो क्या है इसके बाद? इट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड बी केप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। ये क्या है? उन आदर्शों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन आदर्शों को दिखाता है जो स्टेट सोच में रखना चाहिए। कब? जब वो पॉलिसीज और लॉ बनाता है। मतलब जब वो स्टेट के लिए, जब हमारे स्टेट के लिए, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये लागू होता है स्टेट के लिए, राज्य के लिए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलता है कि ये एक तरह से आदर्श है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये आदर्शों को डिनोट करता है जो सरकार के दिमाग में होने चाहिए जब वो पॉलिसीज़ लागू करता है लोगों के लिए, जब वो लॉ बनाता है लोगों के लिए। तो ये क्या है? तो ये आइडल्स मतलब आदर्श है। ये एक तरह से आदर्श स्थापित करता है। ठीक है, जो स्टेट को दिमाग में रखना चाहिए जब वो पॉलिसीज़ को और लॉज को लागू करता है लोगों के लिए। उसके बाद क्या है? दीज आर द इंस्ट्रक्शन। ये एक तरह से
इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या रिकमेंडेशन है, किसके लिए? स्टेट के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर के लिए। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो इंस्ट्रक्शन है जो कि वैधानिक, कार्यपालिका और प्रशासनिक सभी को फॉलो करना होता है लोगों के भलाई के लिए। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो ये क्या है? ये इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि एक हाई आइडियल्स, एक ऊंचा आदर्श बनाना, एक ऊंचा आदर्श सेट करना, लागू करना, किसका? जस्टिस का, न्याय का, लिबर्टी, स्वतंत्रता का या आज़ादी का, इक्वलिटी मतलब समानता का, उसकी फ्रेटर्निटी भाईचारा का। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है उसका उद्देश्य ये है कि वो एक ऐसा स्टेट बनाए जहाँ पे जो है आदर्श का एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखा हो, ऊंचा सोच रखा हो, लिबर्टी आज़ादी का हो, इक्वालिटी समानता का हो और फ्रेटर्निटी भाईचारा का हो, ठीक है। जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में जो ये जो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो वर्ड यूज़ किया गया है उसी को आदर्श मान के जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है जो वो पॉलिसीज़ को लागू करता है लोगों के भलाई के लिए, ऐसा पॉलिसी जो लोगों को हेल्प कर सके, उनके जीवन को और अच्छा बना सके। उसके बाद ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है क्या? तो ये जो है नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है। मतलब कि अगर राज्य या राज्य सरकार जो है जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें कही गई है वो आगे क्या है वो हम देखेंगे आगे। तो अगर उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए जाके कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था लेकिन हमको नहीं मिल पाया, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो मतलब ये क्या है? नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो क्या? जस्टिकेबल है। मतलब कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार आपका कोई छीनता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी मंदिर में घुसने से मना किया जाए तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके लिए साथ भेदभाव किया जाए तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो क्या है? जस्टिकेबल है। कौन? फंडामेंटल राइट। लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये नॉन जस्टिकेबल है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई आपको ये अधिकार नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट में आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है नॉन जस्टिकेबल का? मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब कोर्ट अगर इसका वायलेशन हो रहा है, मतलब आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट जाके इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये क्या था? तो हम लोग ने ये पढ़ा क्या, ये है क्या? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये स्टेट का कर्तव्य है। इसमें जो है एक तरह से राज्य के जो सरकार है उसके कर्तव्यों को बताया गया कि उसको क्या क्या करना चाहिए लोगों के लिए, जो राज्य के जो लोग हैं उसके लिए वो क्या क्या करे ताकि राज्य जो एक अच्छा, एक एकदम आदर्श राज्य बने, या जो लोग हैं वहाँ के उनको एक अच्छा जीवन मिले, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको अच्छे तरीके से जीवन जीने का हक मिले। तो ये एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा होता है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है, अब आगे हम लोग वो देखेंगे। तो अब देखते फिर आगे क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी कंटेंट है, जो उसका पॉलिसीज़ है, तो संविधान में कहीं भी उसको बांटा नहीं गया, उसमें पूरा एक तरीके से दिखाया गया है। लेकिन जो उसमें कंटेंट है, जो उसमें आर्टिकल इन्वॉल्व है, उसकी वजह से क्या है हम लोग उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। 3 पार्ट कौन कौन सा है? तो उसका पहला पार्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी बातें कही गई हैं उन बातों के आधार पे उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 सिद्धांतों में बांटते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन सा है वो हम देखेंगे। तो पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। पहला सिद्धांत क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मतलब सामाजिक या समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत या सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो समाज के भलाई के लिए जो उसमें बातें कही गई है उस आधार पे इसको यहाँ बांट लिया गया है। तो वो कौन कौन सा बात है, कौन कौन से आर्टिकल के जो समाज की भलाई के लिए उसमें बातें कही गई है वो कौन सा है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38, आर्टिकल 38। तो इसमें क्या है? तो इसमें लिखा है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम,
फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है 38 के तहत ये कहा गया है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, वेलफेयर हो, लोगों की भलाई को काम किया जाए, लोगों का जिससे लोगों का ग्रोथ हो वो काम किया जाए, और एक सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, और जस्टिस, न्याय दिया जाए। न्याय किस प्रकार का दिया जाए? सामाजिक न्याय, वित्तीय न्याय और राजनीतिक न्याय हो लोगों के पास, और साथ ही जो असमानता है, इन इक्वलिटीज़ है, उसको कम किया जाए। इन इक्वलिटीज़ किस में है? चाहे वो इनकम में हो, जो हमारा आय होता है उसमें हो, जो फैसिलिटीज़ मिलता है उसमें हो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो इनकम में, फैसिलिटीज़ में और अपॉर्चुनिटीज़ में जो असमानता होती है उसको कम से कम किया जाए, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, और एक समाज में जो व्यवस्था होता है उसको बनाए रखा जाए। तो ये बातें कही गई है आर्टिकल 38 में। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि आर्टिकल 38 में क्या है। तो आर्टिकल 38 में सिंपल सी बात ये कही गई है कि लोगों का भलाई किया जाए, समाज में व्यवस्था बनाई जाए, लोगों को न्याय दिला जाए। न्याय कैसा? तो सामाजिक न्याय, वित्तीय न्याय और साथ ही राजनीतिक न्याय, और असमानता को कम से कम किया जाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्टिकल 39। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। तो यहाँ लिखा है द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। स्टेट जो है जो भी पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी कैसा हो, उसका नेचर कैसा हो, किस तरह का पॉलिसी बनाए जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो पॉलिसी जो है, तो जो आर्टिकल 39 में क्या है कि जो स्टेट जो पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहला, वो जो पॉलिसी है वो ऐसा होना चाहिए कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन। वो पॉलिसी ऐसा हो कि लोगों को कम से कम जो ज़रूरत होती है जीने के लिए, एक अपना जीवन जीने के लिए, वो उस पॉलिसी के ज़रिए पूरा किया जा सके। तो इसमें क्या है कि पॉलिसी कैसा होना चाहिए? तो पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कम से कम लिवलीहुड, अपने जीविका के लिए जो मूलभूत चीज़ें चाहिए वो पूरी हो सके। उसके बाद क्या है कि जो पॉलिसी है वो ऐसा हो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा होगा कि इक्वल पे, सेम काम के लिए आदमी और औरत दोनों को सेम पैसा मिले, सेम काम के लिए आदमी को सेम पैसा मिले। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये जो है कि सेम काम के लिए आदमी औरत को सेम पैसा मिलना चाहिए, क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है, ना कि फंडामेंटल राइट के तहत। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 39 के तहत जो स्टेट है जब वो अपना पॉलिसी बनाता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसका पॉलिसी ऐसा हो कि पहला क्या हो कि लोगों को जो मूलभूत जो अपने जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, साथ ही मेन और वुमेन को इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिले, उसमें असमानता नहीं की जाए। फिर है नेक्स्ट है आर्टिकल 39 से। आर्टिकल 39 में क्या है कि इक्वल जस्टिस, समान न्याय और फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लीगल सहायता मिलनी चाहिए। किसको? गरीब को, जो अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ पा रहे हैं चाहे कोर्ट में कचहरी में, तो उसको फ्री सहायता मिलनी चाहिए, वकील मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो भी है वो कर सके। ये जो पार्ट है इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट द्वारा। इस बात को, ये जो बात कही गई टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये जो जोड़ा गया क्लॉज, ये जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है? तो आर्टिकल 42 में टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव। तो आपको याद रखना है कि अगर मैटरनिटी लीव वाला अगर पूछे कि मैटरनिटी लीव किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 42 में। मैटरनिटी लीव जो है वो आर्टिकल 42 में आता है। तो इसमें क्या है? तो इसमें आर्टिकल 42 में कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको काम के जो उनका ऑफिस है वहाँ पे एक ऐसा माहौल रहे, एक ऐसा व्यवस्था रहे जहाँ वो काम कर सके, मतलब मानवीय कंडीशन में वो काम कर सके, ऐसा दयनीय हालत नहीं हो कि वो काम ना कर सके, वो काम करने का माहौल ना हो। तो आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 के तहत जो एक ह्यूमेन कंडीशन, मतलब एक सही तरीके का व्यवस्था होना चाहिए, सही कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे लोग काम कर सके। ठीक है, आर्टिकल 42 के तहत जो है मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न दिया गया है। अब ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो इसके लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि हमको ये नहीं मिल रहा है।
ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये क्या है, मैटरनिटी रिलीफ जो है आर्टिकल 42 में आता है। और ह्यूमन कंडीशन मतलब एक मानवीय कंडीशन हो कि काम करने लायक व्यवस्था है, वो क्या है आर्टिकल 42 में। अब देखते हैं कि इसमें और कौन सा आर्टिकल है। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या है। तो आगे है आर्टिकल 43 सोशलिस्ट प्रिंसिपल का क्या है, आर्टिकल 43 जो मेन जो आर्टिकल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 43 क्या है, तो ये क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है कि लोगों को काम दिया जाए, उनको एक ऐसा तनख्वाह दिया जाए जिससे वो अपना घर चला सके, अपना जो भी जीवन जी सके, और एक अच्छा जीवन का स्टैंडर्ड मतलब एक सहूलियत भरा जीवन दे। ठीक है, तो आर्टिकल 43 में सिंपल काम दे, इतना जो वेतन दे कि वो अपना, या इतना तनख्वाह दे कि वो अपना जीवन एक अच्छे तरीके से जी सके। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 43 में। तो ये राज्य का जो पॉलिसी है या ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है लोगों का भला हो सके और जितने भी ये आर्टिकल दिया गया है उसको पूरा कर सके। स्टेट को जब भी कोई पॉलिसी बनाए या लॉ लाए तो उसके दिमाग में इन आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं वो हो, ताकि जो राज्य है उसके लोगों का भला हो सके और उनका उद्धार हो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा करे, जिससे क्या होगा, राज्य आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, तो जो नेक्स्ट बांटा गया है गांधीयन प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कंटेंट दिया गया है उसमें नेक्स्ट जो है उनके पॉलिसीज़ को बांट दिया गया है गांधीयन प्रिंसिपल। पहले गांधी जी के विचारों पर के आधार पर ही कुछ आर्टिकल, कुछ बातें कही गई है। तो उसमें कौन सा है, सबसे पहले है आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल में। आर्टिकल 40 ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 2018 के बीपीएससी एग्ज़ाम में प्री में पूछा हुआ है कि आर्टिकल 40 में क्या है। तो आर्टिकल 40 में है कि विलेज पंचायत, गांव में पंचायत बनाना, पंचायत ऑर्गेनाइज करना और उसको पावर देना कि वो सेल्फ गवर्निंग, एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके गांव में और पंचायतों का डेवलपमेंट कर सके। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि विलेज पंचायत आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत आर्टिकल 40। फिर है आर्टिकल 43 में क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री। जैसे भी बिहार में जो है पटना में जो खुला है वो पूरा एक खादी मॉल जो खुला है, तो वो क्या है, वो इसी के तहत जो एक तरह से शुरुआत किया गया है। तो ये जो क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 43 में क्या क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है, तो आर्टिकल 43 में है कि खादी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। आर्टिकल 46 में क्या है, तो आर्टिकल 46 में है टू प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपुल स्पेशली ST/SC। इसका मतलब कि एजुकेशनल में आर्टिकल 46 में है कि ST/SC लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, खासकर जो ST/SC लोग हैं उसके एजुकेशनल, शिक्षा से जुड़े और वित्तीय इंटरेस्ट से जुड़े हुए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे और उनको प्रमोट किया जाए। मतलब कि जो वीकर सेक्शन है उसमें खासकर ST/SC के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये ध्यान में रखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को जो पॉलिसी बनाता है तब। ठीक है, आर्टिकल 47 में क्या है, आर्टिकल 47 में क्या है, तो आर्टिकल 47 में है कि पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे, पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, अच्छा करे। अच्छा कैसे करेगा, एम्स जो है, जो एम्स खोलेगा या जो स्पेशल जो हॉस्पिटल होता है किसी बीमारी के लिए वो खोलेगा। तो ये भी क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वो पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा करे, लोगों का जो हेल्थ है, जो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस सबको बढ़ाए। तो आर्टिकल 47 में क्या है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो भी क्या बोलते हैं जहरीला ड्रिंक है, ड्रग्स है, जो भी ऐसा कुछ जो लोगों के लिए हार्मफुल है वो बंद करना, उसको पाबंदी लगाना। तो बिहार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है और ये किस में है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के तहत जो है ये बात आता है कि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना है, उसके लिए जो करना है वो कर सकते हैं आप। तो ये क्या है, आर्टिकल 47 में। अब देखते हैं आगे और क्या है। अब है नेक्स्ट, अब क्या है, अब है लिबरल पॉलिसीज, उदारवादी सिद्धांत। अब वो क्या है, तो देखते हैं इसमें। तो इसमें आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ
छः साल तक के बच्चे के लिए जो भी ज़रूरत, जो भी चाइल्डहुड केयर चाहिए, मतलब जो भी उनको बचपन में जो उनका ध्यान रखना चाहिए, जो भी टीका वगैरह होना चाहिए वो सब, और साथ ही एजुकेशन 6 साल तक, चाइल्डहुड केयर बचपन में जो भी ध्यान रखना है वो, और साथ ही एजुकेशन कब तक, 6 साल की उम्र तक ये जो है करना है। ये क्या है आर्टिकल 45 में। पहले जो 14 ईयर तक फ्री और कंपलसरी चाइल्डहुड केयर था, लेकिन 86 अमेंडमेंट के जरिए इसको कर दिया गया 6 साल। पहले था 14, अब कर दिया गया 6 साल। ठीक है, 6 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर कंपलसरी है। आर्टिकल 45, तो मतलब ये स्टेट का काम है कि जो भी बच्चा 6 साल तक का है उसको एजुकेशन दे, शिक्षा दे, और जो भी चाइल्डहुड केयर उनका होता है बिल्कुल शुरुआत में बचपन में वो सरकार देखे। उसके बाद क्या है आर्टिकल 48, ये क्या है एग्रीकल्चर, खेती को और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को साइंटिफिक तौर पे डेवलप किया जाए, साइंटिफिक तौर पे उनको जो है बढ़ावा दिया जाए, खेती को और एनिमल हस्बेंड्री को। उसके बाद क्या है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी लोगों को करना चाहिए अपने आम जीवन में। ये क्या है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करना, बचाना और उसको सुधार करना। हम लोग कर क्या रहे हैं उसका उल्टा, उसको और धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं, जिससे जो भी हो रहा है वो हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये क्या है, ये हर एक इंसान को करना चाहिए। इसमें क्या है प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना, हम वातावरण को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सके, उसको अच्छा कर सके, लेकिन लोग उसको और बुरा किए जा रहे हैं, बिना मतलब पन्नी जला रहे, बिना मतलब आग लगा रहे, तो वो सब क्या है हमारे एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और भुगतेंगे हम लोग नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है उन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है हमारे कर्मों का। तो ये क्या है आर्टिकल 48 में प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, जंगल को बचाए, वाइल्ड लाइफ को बचाए, कंट्री के देश में जो भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, जंगल है, इन सभी को बचाए, क्योंकि इनके बिना हमारी धरती कुछ ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्टली प्रिंसिपल में आता है, जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, आर्टिकल 48A में है। उसके बाद आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में क्या है कि प्रोटेक्ट करना हर एक मॉन्यूमेंट को, जो भी हमारे धरोहर है, जो भी कोई ऐसा बिल्डिंग है या जो एक मॉन्यूमेंट है जो देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, कोई भी हो गया, कोई म्यूज़ियम हो गया है, ताजमहल हो गया, जंतर मंतर हो, कुछ भी हो गया, तो ऐसा कोई भी अगर एक मॉन्यूमेंट है, जगह है, कोई चीज़ है जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि हम जाके वहाँ दिल बना के डैश वेट्स डैश डैश लव डैश जाके तीर बना दें, आर पार दिल बना दें, ये सब हरकत गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्यों, फिर भी लोग जाके कुछ भी अगर कहीं आते हैं तो बुरा बड़ा सारा दिल बना के तीर बना के लिख देंगे ये, तो भाई उससे हो कुछ नहीं रहा, हो बस यही रहा है कि उससे उस मॉन्यूमेंट का जो सुंदरता है वो ख़राब हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए, और ये किस में है, ये आर्टिकल 49 में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से अलग करना है। न्यायपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। हमारे जो है 3 होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाए, लेजिस्लेटिव क्या है, जो कानून बनाए। कानून क्या बनेगा, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो हो गया लेजिस्लेटिव जो कानून बना रहा है। एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करवा रहा है, ठीक है, चाहे वो पीएम हो गया, वो सीएम हो गया, वो जितना भी डीएम्स हो गए, वो सब लोग क्या है, वो एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करवाता है, जुडिशरी उस कानून के संवैधानिक वैधता, मतलब वो किसी आर्टिकल के खिलाफ ना हो, किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना कर रहा हो, उसको चेक करता है। तो 3 ब्रांच है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जुडिशरी जो है न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका कोई भी इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
उसके बाद क्या है आर्टिकल 51 में, तो आर्टिकल 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है देशों के बीच वो बनाए रखनी चाहिए। ये क्या है आर्टिकल 51। अब देखते हैं फिर आगे और क्या है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है फंडामेंटल राइट का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो देखते हैं क्या है, तो लिखा हुआ है कि दे आर नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव एक तरह से, कि ये स्टेट के लिए जो है एक नेगेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो है स्टेट को रोकता है कुछ करने से, कुछ चीज़ों को करने से स्टेट को रोकता है, तो इसलिए क्या ये नेगेटिव कैरेक्टर का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहता है कि आपको ये काम लोगों के लिए करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने के लिए बोलता है, ये स्टेट को कुछ करने से रोकता है, इसलिए क्या है नेगेटिव है। नेक्स्ट क्या है जस्टिकेबल है, मतलब कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल दिया गया है अगर किसी ने, तो ये क्या है जस्टिकेबल है, मतलब कि जो आर्टिकल में जो राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है लोगों को, अगर उसका उल्लंघन होता है, मतलब आपको कोई अधिकार वो छीनता है, तो आप जाके कोर्ट में उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है नॉन जस्टिकेबल है, अगर आपको जो भी इसमें आर्टिकल के तहत दिया गया है, कहा गया है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके बाद क्या है दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये जो है राजनीतिक डेमोक्रेसी जो है, राजनीतिक लोकतंत्र जो है कंट्री में बनाता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है। जैसे आर्टिकल 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A जो है राइट ऑफ प्रेस, तो एक तरह से क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कंट्री में स्थापित करता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कंट्री में सामाजिक और वित्तीय डेमोक्रेसी जो है स्थापित करता है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल दिया गया, जो बातें कही गई, वो एक तरह से समाज को सुधारने के लिए, लोगों का इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए, लोगों को समानता देने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये इंडिविजुअल अकेले आदमी का जो है वेलफेयर को, भलाई को प्रमोट करता है। मतलब हर एक इंसान के पास फंडामेंटल राइट है, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो है कोर्ट जा सकता है। मतलब ये क्या है इंडिविजुअल को, हर एक इंसान का भलाई, इंडिविजुअल का वेलफेयर को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पूरे कम्युनिटी का, ये पूरे समाज का जो है वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये पूरे जो भी पॉलिसीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो इस तरीके से बनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि पूरे समाज का कल्याण हो, उनके भलाई के लिए जो है पॉलिसीज़ को लाया जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार लाया जाए, और अगर नहीं लाया जाए तो अब उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, टॉपिक था बीपीएससी प्री के लिए भी, और मेंस में इससे क्वेश्चन पॉलिटी वाले पार्ट में हर साल किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ देता है। तो अगर मैं सिंपल में बताऊं अगर पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो सिंपल से इसका मतलब यही है कि इसके तहत कुछ पॉलिसीज़ दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के पहले दिमाग में रखना चाहिए कि ये इससे किस तरीके से समाज का भला हो, समाज में जो लोग हैं उनका जो है इकोनॉमिक पावर बढ़े, उनको समानता मिले, उनको प्रॉपर वेजेस मिले, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, और जो समाज में जो बुराइयां हैं वो ख़त्म की जा सके। तो उसमें एक तरह से शॉर्ट में यही पूरी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है। आर्टिकल के तहत जो दिया गया है उसको जो है पॉलिसी मेकर जब पॉलिसी बनाते हैं हमारे राज्य के लिए या हमारे देश के लिए, तो उसको ध्यान में रख के बनाते हैं ताकि उन बातों को फॉलो किया जा सके और जो हमारा देश है वो आगे और बढ़ सके। टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहे और बाकी जो वीडियोज़ है उसको देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।